कोई डाउट वगैरह? आशुतोष अनम्यूट करना तो खुद को। आशुतोष डोंट फोर्स मी, अनम्यूट कीजिए खुद को। एक मिनट। आशुतोष राघवंशी, हेलो रोहित। ओके, और कौन है जिसने होमवर्क नहीं किया है? और कोई है जिसने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हैं? शुभम? यस सर। आवाज नहीं आ रही शुभम। यस सर। सॉल्व कर लिए हो? यस सर। गुड। साइड बुक से। रोशन ने आरडी शर्मा सॉल्व किया, वेरी गुड। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से और कोई डिफॉल्टर तो नहीं दिख रहा है। नीलू क्वेश्चंस कंप्लीट किए हो एनसीईआरटी के? नीलू क्वेश्चंस कंप्लीट किए हो? ग्रेट। नहीं अनुष्का, नॉट जरूरी नहीं है। चलिए ठीक है, तो गाइस जल्दी से फिर ऑर्डर वाइज चलते हैं। आयुष क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ। अच्छा शुरू है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है आयुष। ये बाहर ये मैट्रिक्स है, दिस इज अ मैट्रिक्स, और उसके बाहर एक cos थीटा लगा हुआ है। तो अगर आप इस cos थीटा को अंदर लेकर जाओगे, अगर आप इस cos थीटा को अंदर लेकर जाओगे तो इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक अ मल्टीप्लिकेशन ना। ये एक मल्टीप्लिकेशन की तरह काम करेगा। और कैसा मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर की तरह। ओके, तो जब cos थीटा को अंदर लेकर जाओगे तो ये क्या होगा? दिस विल बी, सारे एलिमेंट अंदर के cos थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आयुष ये आप डर बैठा के रखे हो कहीं पे। ट्रिगोनोमेट्री मतलब यहाँ कोई हाईफाई ट्रिगोनोमेट्री नहीं लग रही है। जस्ट बिकॉज ऑफ आवर फियर यू वेर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, because यहाँ पे if you just take this cos theta inside, all the elements of the matrix will get multiplied by that. तो cos theta into cos theta कितना हो जाएगा? You will have cos square theta, cos theta into sin theta, फिर नीचे है cos theta sin theta, तो माइनस sin cos हो जाएगा, माइनस sin theta cos theta हो जाएगा, एंड लास्टली cos theta into cos theta मेरा cos square theta हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ हम क्या चीज जोड़ेंगे? अब sin theta को अंदर लेकर जाओ, sin थीटा को अंदर लेकर जाओ तो ये sin स्क्वायर थीटा हो गया। फिर अगला ये माइनस sin थीटा cos थीटा हो जाएगा। उसके बाद नीचे ये sin cos हो जाएगा, एंड लास्ट में sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, खाली मल्टीप्लाई किए हैं। और अब क्योंकि हमको यहाँ पे प्लस का साइन है दोनों मैट्रिक्स के बीच में, ये वाली साइन है, ये क्या है? एडिशन। तो अब हम क्या परफॉर्म करेंगे? हम परफॉर्म करेंगे एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब देखो, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस परफॉर्म करोगे तो ये cos स्क्वायर थीटा ये sin स्क्वायर थीटा के साथ ऐड होगा, बिकॉज एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस में हम क्या करते हैं? हम चेक करते हैं कि वेदर दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ नॉट। if they are of the same order, then we add the corresponding elements. So cos square theta plus sin square theta, that will give you 1.
अगला आ जाओ, A12 पे आ जाओ, A12 लेट में अंडरलाइन। तो यहाँ पे ये एलिमेंट हो जाएगा, यहाँ पे ये एलिमेंट हो जाएगा। देखिए अगर एक A है तो दूसरा माइनस A है, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 0। तीसरे पे आ जाओ, नीचे माइनस साइन कॉस है और प्लस साइन कॉस है, सेम फंडा, ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा। और लास्ट वाला देखो फिर से कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन रहा है, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज दिस क्लियर? मैट्रिक्स चैप्टर में कोई हाई फाई ट्रिगोनोमेट्री नहीं लगेगा पूरे एक्सरसाइज में। यहाँ पे सिर्फ इकलौता फॉर्मूला क्या लगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। डर हटाओ अपने अंदर से, बिकॉज ट्रिगोनोमेट्री का डर अगर रखोगे ना तो जस्ट इमेजिन कि आप कहीं ना कहीं 15 नंबर लूज कर रहे हो। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में खूब यूज होता है बेसिक फॉर्मूलाज। ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा ट्रिगो का कॉन्सेप्ट चाहिए, बट बेसिक फॉर्मूलाज अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है ऑर्डर में क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, 13 में बहुतों को प्रॉब्लम हुआ था, मुझे ग्रुप पे भी, गर्ल्स ग्रुप में भी 1-2 मैसेजेस आए थे। तो चलो 13 को हम एक बार डिस्कस करते हैं। रहा बात 13 का, तो गाइस 13 बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम आइडिया में देखे होगे, आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है रिवांश, पहले 13 के बाद फिर आपके 11 पे आ जाते हैं। तब देखो ये सब क्वेश्चंस का अप्रोच क्या होता है, ये क्वेश्चंस एकदम आसान क्वेश्चंस होते हैं, मतलब अगर ये कहीं पे मिलता है तो दीज आर स्कोरिंग मार्क्स। आप ज्यादा सोचने के कारण, ठीक है, ज्यादा सोचने के कारण आप लोग यहाँ पे नंबर गवाते हो। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके एलिमेंट्स क्या थे, कॉस माइनस साइन 0, साइन कॉस 0, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन कॉस 0 एंड लास्ट में 0 0 1। अब आप खुद सोचो कि आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन ने पूछा शो दैट f of x into f of y is equal to f of x plus y, f of x plus f of y is equal to f of x plus y, राइट? यही कहा है ना क्वेश्चन ने। नाउ सेकेंड थिंग, आप देखो कि यहाँ f of x जो चीज लिखी हुई है ना, जो प्रूफ करना है, वो f of x आपको कहाँ दिख रहा है, तो वो f of x आपको यहाँ दिख रहा है, राइट? तो मतलब इसको तो हम सीधा वहां पे लगाने वाले हैं। अब अगर आपको f of x दिख रहा है तो क्या आप f of y नहीं निकाल सकते हो? क्या होगा f of y? यू सिंपली, अगर मैं यहाँ पे f of y लिखता हूं इस तरीके से, तो क्या होना चाहिए उस हिसाब से बताओ? या सर फिर एक्स के जगह वाई हो जाएगा। यार मेरे को आवाज आप लोगों की बड़ी कम आ रही है। एक्स के जगह वाई होगा सर। एक मिनट, मेरे को आवाज बहुत कम आ रही है, दोबारा कोई बोलेगा तो। एक्स के जगह वाई हो जाएगा सर। x के जगह, वाई हो जाएगा। हाँ x के जगह पे y हो जाएगा, राइट? तो जब अगर हम LHS निकालते हैं यहाँ पे, जो हमको प्रूफ करना है, अगर मैं उसकी LHS की बात करूँ तो LHS इज f of x into f of y। अब मुझे पता है कि f of x का मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स को सीधा सीधा लिखना है मेरे को, cos x माइनस साइन x 0, देन sin x cos x 0 एंड लास्टली 0 0 1। ये हो गया मेरा f of x। अब f of y क्या होगा, क्लियरली आपको क्या दिख रहा है, f of x का मतलब फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x होता है, तो f of y का मतलब क्या होगा, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y। अब फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y की जगह पे यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन है वो इन टर्म्स ऑफ y हो जाएगा। तो यहाँ पे जो cos x दिख रहा था, अब वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा cos y। जो माइनस साइन x दिख रहा था वो बन जाएगा माइनस साइन y, ये 0, फिर नीचे ये हो गया आपका साइन y, ये हो गया आपका cos y, ये हो गया 0, एंड देन लास्टली 0 0 1। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है, क्या करना है दोनों मैट्रिक्स के साथ, क्लियरली हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। मैं आरएचएस पे भूल जाता हूँ ना, मैं ध्यान ही नहीं दूंगा कि मुझे आरएचएस में क्या निकालना है। आई विल जस्ट फोकस ऑन व्हाट, आई विल जस्ट फोकस ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है,
अंशु एक बार अनम्यूट करना तो। यस सर। होमवर्क सॉल्व किए हो? हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? अंशु। यस सर। सर हाँ, सर पूरा नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? मैं क्लास के बाद फोन करता हूँ आपके फादर को, खुद फोन करता हूँ मैं, ठीक है? एंजॉय। सो अब यहाँ पे आपको हमको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, ठीक है? अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं? रो इनटू कॉलम। तो मैं A11 लिखना है अगर मेरे को, तो मैं पहले मैट्रिक्स का पहला रो एंड दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम उठाऊंगा। तो दैट विल बी cos x cos y माइनस sin x sin y, और उसके बाद तो जीरो आ रहा है तो उसको मैं इग्नोर कर दूंगा। लेट मी रब दिस, गैप चाहिए होगा तो इधर लिखते हैं। सो वी हैव cos x cos y माइनस sin x sin y। सिमिलरली नीचे नीचे हो जाएगा sin x cos y प्लस cos x sin y, और लास्ट में हो जाएगा 0 प्लस 0। सर हाँ सर ऊपर में प्लस होगा क्या? प्लस साइन एक्स साइन वाई, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। ऊपर में, लेकिन सबसे सबसे पहले वाले में कह रहे हो, A11 वाला एलिमेंट कह रहे हो? यस सर। लेकिन वहां पे तो हम बस ऐड करते जाते हैं ना करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो बेसिकली क्या होगा कि आप इस cos x को इस cos y के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर आएगा प्लस, प्लस आएगा, उसके बाद आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होने के कारण वो प्लस के आगे माइनस साइन आएगा, और तभी आपको माइनस साइन एक्स साइन वाई मिलेगा। और लास्ट में ये जीरो और ये जीरो, ये तो प्लस होके जीरो होगा, तो इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं है। यस करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आर्यन हम मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते जाते हैं, ठीक है? अब अगर किसी के मल्टीप्लिकेशन से नेगेटिव आया तो उसके आगे प्लस है, प्लस और माइनस के कारण वहां पे आपको क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। अब सेकंड वाले केस में क्या था? सेकंड वाले में ये साइन एक्स इस cos y के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस का साइन आया। अब cos x इस साइन y के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस का साइन आया। ये जीरो इस जीरो के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो जीरो मैंने लिखा नहीं है, ओके? अब आते हैं सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स के लिए। तो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट्स मतलब A12 A22 A32। तो A12 का मतलब है पहला रो दूसरा कॉलम, इधर पहला मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरा मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम। सो cos x इंटू साइन वाई माइनस साइन वाई है, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा मेरा माइनस cos x साइन वाई, माइनस cos x साइन वाई। उसके बाद क्या होगा? माइनस साइन एक्स cos y, माइनस साइन एक्स cos y, और फिर हो गया प्लस जीरो। अब आते हैं, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस cos x sin y माइनस साइन एक्स cos y, हाँ ठीक है, सही लिखा था। तो उसके बाद नेक्स्ट में माइनस साइन एक्स साइन y, उसके बाद प्लस cos x cos y, एंड लास्टली जीरो जीरो। नीचे वाले में जीरो जीरो, ये तो जीरो ही रह जाएगा, ठीक है? अब आते हैं एकदम लास्ट वाले पे। तो लास्ट वाले में क्या होगा कि यहाँ जीरो आएगा, यहाँ जीरो आएगा, और यहाँ पे वन आएगा, ठीक? ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप खुद देखो, आपको जो प्रूफ करने दिया था उसका राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है। अब अगर आपको एफ ऑफ एक्स पता है, आप उसके हेल्प से एफ ऑफ वाई निकाल सकते हो, तो क्या उसके हेल्प से आप एफ ऑफ एक्स प्लस वाई नहीं निकाल सकते? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एक्चुअली में क्या होना चाहिए था? अगर मैं यहीं पे लिखूं दिखाने के लिए, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होना चाहिए था? ये तो cos cos x को की जगह कॉमन पे, लेना। cos x की जगह पे क्या होना चाहिए था? cos ऑफ x प्लस वाई हो जाना चाहिए था। ये माइनस साइन x की जगह पे क्या हो जाना चाहिए था? माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई हो जाना चाहिए था। तो अब हमको यहाँ पे ये फील आना चाहिए कि यार इफ आई वांट दिस, इफ आई वांट cos ऑफ x प्लस वाई या sin ऑफ x प्लस वाई, तो मुझे उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब आधे लोगों से इधर क्वेश्चन इसीलिए नहीं सॉल्व हुआ होगा, उन लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि cos x cos y minus sin x sin y, this will be the formula of cos of x minus y, this will be the formula of
cos of x minus y, और इसीलिए आप में से बहुतों का ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ होगा. सॉरी, दिस इज cos of x plus y. अब नीचे है sin x cos y plus cos x sin y, दैट इज sin of x plus y. एंड लास्ट वाला है 0. सिमिलरली अगर आप यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे, यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? ब्रैकेट के अंदर आएगा cos x sin y plus sin x cos y. तो x का एक बार cos आ रहा है, एक बार sin आ रहा है, एक बार y का भी cos आ रहा है, sin आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली दिस विल बिकम sin of x plus y. फिर नीचे cos x cos y minus sin x sin y, तो जैसे a11 में था वैसे ही है यहाँ पे, तो यू विल गेट cos of x plus y. लास्ट में यहाँ पे 0, यहाँ पे हमको मिलेगा 0 0 1. ठीक है, डन. देख रहे हो खुद ब खुद वो एक्सप्रेशन निकल कर आ गया. एंड नाउ इफ यू जस्ट कंपेयर, अगर कंपेयर करोगे तो fx वाला मैट्रिक्स में ऊपर cos था, माइनस साइन था, तो इधर भी cos आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है. फिर नीचे वाले में sin cos 0 है, यहाँ भी sin cos 0 है, और लास्ट वाले में 0 0 1 है, तो वो 0 0 1 हो गया. ठीक है, दिव्यांशु लिखा है मैंने. तो फाइनली दिस इज इक्वल टू f of x plus y is equal to RHS. This is a question which has come in boards. आप अगर उधर भी खोलोगे ना, NCERT के पीछे, मतलब जो मिसलेनियस वाला रहता है, मिसलेनियस भी आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा. मिसलेनियस में जाओगे तो वहां पे भी एक इस तरीके का सेम क्वेश्चन है, वो भी आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड्स में. ठीक है, डन. 13 के बाद रिवांश ने 11 बोला हुआ था. रिवांश 11 में सेम लॉजिक चलेगा. अभी आपको एक मैट्रिक्स के बाहर x लगा हुआ है, तो आप अगर उसको, व्हाट इज हैपनिंग, हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है ना आपको, इसमें x को अंदर लेकर जाओ, तो x को अंदर लेकर जाओगे तो क्या बनेगा? 2x 3x. आगे वाले में क्या होगा? माइनस y प्लस y. इसके आगे में क्या होगा? ऊपर 10 और नीचे 5. ठीक है, समझ रहे हो ना? इट्स अ सिंपल मल्टीप्लीकेशन. राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस यू कैन से कि जो x था या y था, दैट इज एक्टिंग एज अ कांस्टेंट. उसको बाहर अगर निकाला गया होगा, तो वो दोनों एलिमेंट से कॉमन लेके बाहर निकाला गया होगा. अब जैसे ही रिवांश आप इसको अंदर ले जाते हो, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको एडिशन दिख रहा है. अगर लेफ्ट हैंड साइड में एडिशन दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस वाई एंड यहाँ पे 3x प्लस वाई. दिस इज इक्वल टू 10 5. अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे. तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15. बन गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. करोगे इसको सॉल्व, कैसे बना लेंगे अब? हाँ सर 15 नहीं होगा, वहां पे 5 होगा. हाँ 5 होगा, 5 होगा. ओके, 13 के बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है? आई थिंक 16 था, नहीं 20, 18 19 18 था सर मेरा. 18 था, 18. ओके, हाँ, इस टाइप की क्वेश्चंस की भी बात कर रहा था. तो 0 माइनस 10 10 0. सर सॉल्व किए बट आंसर तक नहीं पहुंच पाया, आरएचएस वेरीफाई नहीं हो पाया. जबरदस्ती कर देना था. ओके, एक दो बेसिक चीजें. आर्यन, सबसे पहला, जब यहाँ पे आई दिखता है, ठीक है, अच्छा यहाँ तो मेंशन कर ही दिया कि आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. अब हमारा जो LHS है दैट इज आई प्लस ए, और जो मेरा RHS है दैट इज आई माइनस ए इंटू कॉस, ये वाला पार्ट. अब आप खुद सोचो आर्यन, कौन सा वाला ज्यादा इजी होगा सिंप्लीफाई करना, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड?
ज्यादा Left चीजें hand कहाँ side। पे दिख रही है आपको, एलएचएस में या आरएचएस में? RHS में ज्यादा है सर। आरएचएस में ज्यादा है, तो हमको कहाँ से शुरू करना चाहिए? हमको LHS से। आरएच हमको आरएचएस से शुरू करना चाहिए ना। थोड़ा ही लिखा हुआ है कि हमको एलएचएस से शुरू करके आरएचएस पे पहुंचना है। अगर हम आरएचएस से शुरू करके एलएचएस पे पहुंच गए तो कोई गड़बड़ थोड़ी होगा। नो सर, गड़बड़ नहीं होगा। तो अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है वो सिंपल सा एक्सप्रेशन है, 1 + a मेरे को पता चल रहा है एलिमेंट क्या होगा। लेकिन राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन देखो, मल्टीप्लीकेशन भी इन्वॉल्व है। अगर आप एलएचएस से शुरू करोगे और आप आरएचएस पे जाने की कोशिश करोगे, आपको नहीं लगता वो ज्यादा मुश्किल होगा? क्योंकि पहले आप यस सर, उसीलिए तो सॉल्व नहीं हुआ। आप एलएचएस वाला एक्सप्रेशन लाओगे और उसके बाद आप उसमें उसको दो मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे ब्रेक करोगे ताकि उसकी मल्टीप्लिकेशन से वो निकल जाए। इससे ज्यादा अच्छा क्या है, हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ना देख ले? सर 2 यस सर। पेज के बाद भी नहीं बना है सर। क्या क्या? सर 2 पेज तक सॉल्यूशन गया फिर भी आंसर नहीं आया सर। एलएचएस से शुरू करके गए थे या आरएचएस से शुरू किए थे? सर LHS से। चलो अब आरएचएस से करते हैं, देखते हैं एक ही पेज में काम हो जाता है कि नहीं। ठीक है, ये बस क्वेश्चन देख लेता हूँ। cos माइनस साइन, साइन cos, cos माइनस साइन, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा कॉस अल्फा, यही था ना? यस सर। तो एक बार i माइनस से लिख देता हूँ। i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये ऊपर दिख रहा है, तो हम i माइनस से जब परफॉर्म करेंगे तो यहाँ तो 1 रहेगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, और ये माइनस है, 0 माइनस ये करने के कारण दिस विल बिकम tan ऑफ अल्फा बाई 2 एंड दिस विल बिकम माइनस tan ऑफ अल्फा बाई 2। ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो सेम फंडा लगेगा यहाँ पे हमारा, 1 into cos alpha, so you'll have cos alpha, उसके बाद tan alpha by 2 into sin alpha, so plus tan alpha by 2 into sin alpha, फिर नीचे आएगा minus tan alpha by 2 into cos alpha, and lastly plus sin alpha। इधर की बात करें तो minus sin alpha plus tan alpha by 2 into cos alpha, माइनस माइनस प्लस, सॉरी, ओके। अब यहाँ पे आ गए आर्यन, ठीक है। अब मुझे इतना पता है कि मेरे को क्या करना है, मेरे को एलएचएस पे जाना है। एलएचएस इज i + a, तो मतलब कि यहाँ पे एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई तो करना है। जैसे अगर मैं i + a एक बार इमेजिन करो अपने माइंड में, तो मतलब कि यहाँ पे लास्ट में 1 आना चाहिए, वो a11 की जगह पे 1 आना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास आना चाहिए माइनस tan अल्फा बाई 2, ठीक है। यहाँ पे आना चाहिए प्लस tan अल्फा बाई 2, और यहाँ पे आना चाहिए फिर से 1, ठीक। सो रोशन एक बहुत बड़ा ऑप्शन, बहुत अच्छा तरीका दिया है, i + a डिवाइडेड बाई i माइनस a करे तो। लेकिन रोशन वहां पे फिर क्या होगा कि हम अभी दो मैट्रिसेस का डिवीजन देख रहे हैं, और क्योंकि अभी तक इनवर्स के बारे में बात नहीं हुई है तो मैं अभी उस पर नहीं जाना चाहूंगा, ठीक है। कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, और उधर से भी आएगा ही, बट फिर वहां पे आपको i माइनस a का इनवर्स निकालना पड़ेगा, और फिर उसको i + a के साथ मल्टीप्लाई करके ये tan वाला मैट्रिक्स निकलना पड़ेगा, ठीक है, विच इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी स्लाइटली मोर डिफिकल्ट। तो अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं। अब देखो भाई, एक हाफ एंगल वाला चीज दिख रहा है और बाकी सब डबल एंगल वाला चीज दिख रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, या तो पूरे मैट्रिक्स को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो,
या तो पूरे मैट्रिक्स को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो या पूरा मैट्रिक्स को सिंगल एंगल, या तो अल्फा बाई 2 के टर्म्स में रखो या अल्फा के टर्म्स में रखो, ठीक है, या तो अल्फा बाई 2 के टर्म्स में रखो या अल्फा के टर्म्स में रखो। अगर मैं आरएचएस के हिसाब से चलूं, मेरा आरएचएस है आई प्लस ए, तो ये ए जो है वो सीधा साधा ऐड हो रहा होगा, और ए मैट्रिक्स जो है वो अल्फा बाई 2 के टर्म्स में है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे भी यहाँ पे क्या करना चाहिए, मुझे इसे अल्फा के टर्म्स में ले जाना चाहिए। तो अगर मैं इस अल्फा बाई 2 के टर्म्स में ले जाना चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे हाफ एंगल का कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे हाफ एंगल का कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, तो देखिए 2-3 फॉर्मूलाज लगेंगे, मैं उन फॉर्मूलाज को यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला फॉर्मूला साइन अल्फा, जैसे मान लो कहीं पे साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एंगल करेंगे तो 2 2 साइन sin अल्फा बाई 2 कॉस, cos alpha by 2। ठीक है, ये हो गया हाफ एंगल। अच्छा, अगर हम कॉस थीटा को, कॉस अल्फा को आधा, उसका एंगल को हाफ करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है, क्या cos रहता है square ऑप्शन? theta by 2 minus sin square theta by 2। एग्जैक्टली, सबसे पहले तो आपको बताया गया कि इस फॉर्मूला को याद रखिए, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब कॉस को हम साइन में चेंज करेंगे तो हमको मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और अगर हम साइन को कॉस में चेंज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 cos square alpha by 2 minus 1, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू गेट हियर। अब इसको यहाँ पे यूज करना है, तो सबसे पहले इफ आई गो फॉर द फर्स्ट टर्म, जो पहला a11 वाला एलिमेंट है, उसमें देखो जो सेकंड टर्म है tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। नाउ tan अल्फा बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos cos अल्फा alpha बाई 2। और वो जो साइन अल्फा है, साइन अल्फा को अगर हम मैं हाफ एंगल में ब्रेक करूंगा तो क्या होगा, 2 साइन अल्फा बाई 2, फिर क्या होगा, cos cos alpha। अल्फा बाई 2, ठीक है। अब एक चीज साथ ही साथ लिखने के साथ आपको एक अच्छा फीलिंग आना चाहिए कि ये तो कैंसिल हो गया, और क्या बन गया यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बन चुका है। अब इस cos अल्फा को, cos अल्फा को भी आधा एंगल में ब्रेक करना है, तो अब आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा छोटा सा, कि वेदर यू शुड गो हेयर और यू शुड गो हेयर। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप इसमें किस पॉइंट पे जाना चाहते हो, ठीक है। कहां पे जाना होगा, मैं कौन सा बेटर होगा बताओ, पहला वाला कि दूसरा वाला? पहला वाला। पहला वाला बेटर होगा, बिकॉज हमारे पास एलएचएस ऑलरेडी सेकेंड टर्म क्या आ चुका है, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ चुका है। तो अगर ये 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ चुका है, तो क्यों ना हम कॉस अल्फा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिखे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिखे। इससे फायदा क्या होगा, ये 2 स्क्वायर साइन अल्फा बाई 2 के आगे माइनस है, अगला वाला टर्म के आगे प्लस है, तो कट के 0 हो जाएगा, तो मेरे को पहला एक्सप्रेशन में 1 मिलेगा, पहला एक्सप्रेशन में 1 आ जाएगा। सेम हम पहला रो के दूसरे एलिमेंट की तरफ जाते हैं, यहाँ पे है माइनस साइन अल्फा। माइनस साइन अल्फा की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं -2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और यहाँ पे सेम वही फंडा, tan अल्फा बाई 2 को अगर हम ब्रेक करें, वेट वेट वेट, सेकेंड टर्म में किस तरीके से ब्रेक करें, आई नीड 1 प्लस, आई नीड 1 माइनस 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, तो 10 माइनस 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 चाहिए।
साइन अल्फा को तो हमने अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू में कर दिया। tan अल्फा बाई टू को ज़्यादा से ज़्यादा साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू लिख पाओगे। इसमें अगर हम कॉस अल्फा को किस में ब्रेक करें, इससे हमको काम होगा। Any ideas? एक रफ में ट्राई पहले कर लेते हैं। cos देख सकते हो। आई थिंक आई शुड गो विद दिस। आई थिंक आई शुड गो विद दिस बिकॉज जब मैं इसको ओपन करूंगा तो पहला टर्म होगा साइन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई टू इंटू टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू। तो एक कॉस तो ऊपर नीचे से कट गया, तो मेरे पास बचेगा प्लस टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, प्लस टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, और यहाँ पे माइनस साइन वाला है तो कट जाएगा। और सेकेंड टर्म मेरे पास रहेगा क्या, सेकेंड टर्म मेरे पास रहेगा साइन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई टू, जो कि हमारा tan होता है, जो कि हमारा tan होता है, राइट। तो सही जा रहे थे। लेट्स रब इट हियर। ठीक है। सो आई वाज सेइंग कि tan अल्फा बाई टू जो है, tan अल्फा बाई टू जो है उसको तो हम साइन कॉस में ब्रेक कर दिए, उसको हम साइन अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा बाई टू में ब्रेक कर दिए। और जो मेरा कॉस अल्फा दिख रहा है उसको हमने कर दिया टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन। ठीक है। सेम चीज करेंगे थर्ड वाले में भी, ए टू वन, क्योंकि सेम टर्म्स है वहां पे भी। ठीक है, सेम टर्म्स है, तो यहाँ पे सेम फंडा, माइनस साइन अल्फा बाई टू डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई टू एंड इनटू कॉस अल्फा को लिखोगे हाफ एंगल करते हुए टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन, और ये जो साइन अल्फा है इसको हम लिखेंगे टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। और लास्ट वाला जो टर्म है ये तो प्लस है, ये तो साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, और साइन अल्फा को लिखा जाएगा टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। एक्चुअली गाइस जो मेरा पहला टर्म ये जो है ना, दिस एंड दिस आर सेम, नोटिस करो, एंड दिस इसके भी टर्म सेम है, बस यहाँ पे एक साइन चेंज है। तो ऊपर वाले में हमने जो चीज किया था वही चीज यहाँ पे भी परफॉर्म करना होगा। तो cos अल्फा को हम किस में ब्रेक करेंगे, तो cos अल्फा को यहाँ पे ब्रेक करेंगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या ये स्टेप क्लियर है मैंने क्या किया? व्हाट वाज माय थॉट प्रोसेस? हाँ रोशन, वो सिंप्लीफाई करने से आना ही चाहिए। आई जस्ट वांटेड टू गेट द बेस्ट स्टेप। मैं बस ये देखना चाहता था कि किसमें मुझे एक स्टेप कम करना पड़े, तो रफ में वो थोड़ा सा कैलकुलेट करके आइडिया लगा लिया। अगर टू का स्क्वायर अल्फा बाई टू से नहीं होता तो डेफिनेटली वो वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू ही लेते हम लोग। ठीक है, बाकी आर्यन, क्या ये पॉइंट अभी आपको समझ में आया है, बताना। यस सर, आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं आर्यन, ठीक है, तो आप देखिए कि पहला वाला जो टर्म है इधर इधर सबसे पहला a11, उसका वैल्यू आपको कितना दिख रहा है, वन, क्योंकि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो अब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो अगर वो वन हो गया मतलब यहाँ पे भी वन आएगा। ठीक है, और आ जाओ इस पे, आ जाओ अभी इसको सिंप्लीफाई किए हो थोड़ा सा, इसको सिंप्लीफाई किए हो थोड़ा सा। सर माइनस 10 अल्फा बाई टू शायद।
हाँ माइनस टेन अल्फा बाई टू ही आएगा। ये देखो मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जब मैं इसमें ब्रैकेट ओपन करूंगा ना, जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा, पहले तो चलो उसको लिख लेते हैं, माइनस टू अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू लिखते हैं। फिर जब ब्रैकेट ओपन करोगे आप, तो आपको मिलेगा साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू इंटू टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू। और ये माइनस जो आया है, उस माइनस के कारण आपके पास अगला टर्म क्या आएगा, साइन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है। सो अब अगर आप देखोगे तो ये एक पावर इधर कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा आपके पास, सेकेंड टर्म इज टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, और यहाँ पे पहला टर्म क्या है, माइनस टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। तो जिसके कारण ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। राइट आर्यन, पता चल रहा है ये चीज? यस सर, अब ये -10 हो जाएगा, और ये -10 माइनस टेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा माइनस टेन अल्फा बाई टू, और ठीक उस तरीके से इसको क्या होना चाहिए था, tan अल्फा। टेन अल्फा बाई टू। अब आपको पता है कि इसको हमको क्या बनाना है, आई प्लस ए, मुझे इसको बनाना है आई प्लस ए ना, तो मैं इसमें से क्या करूंगा, आई को बाहर निकाल लो, खुद ही लिख लो और चेक कर लेना कि वो एक्चुअली में हो रहा है कि नहीं। और यहाँ पे ए लिखेंगे, तो ए क्या था अपना, 0 माइनस टेन, टेन जीरो, 0 माइनस टेन, टेन जीरो। ठीक है, अब एक बार वेरीफाई कर लो क्या ऊपर वाला मैट्रिक्स और ये दोनों सेम है, करो यस वेरीफाई, सर, सेम। सेम है। यस सर। ठीक है, तो अब ये जो है वन वाला, ये तो आपका आई हो गया और ये आपका ए हो गया, तो इज इक्वल टू LHS हो गया सॉल्व। ठीक है, सर तो A12 में आप cos अल्फा को ब्रेक किए थे ना, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1, हाँ उसके जगह उसके रिवर्स वाला 1 -2 करते तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, एक स्टेप बढ़ जाता, आपको वहां पे रियलाइज होता। देखो मैं क्यों कह रहा हूँ कि मेरे को ये फायदा कैसे किया, जब मतलब ये हमको कॉस, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए ये पता करना। थॉट प्रोसेस देखो ये था कि ये कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू है और नीचे एक कॉस अल्फा बाई टू है, तो एटलीस्ट एक टर्म तो कैंसिल हो रहा है ना, एक टर्म से तो डिनोमिनेटर हट रहा है। पूरा लोचा क्यों यस हुआ सर। था, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कहाँ पे रुका था, मैं एक स्टेप आगे अपने माइंड में कैलकुलेट कर रहा था, तो मैंने देखा कि यहाँ तो डिनोमिनेटर रह रहा है, डिनोमिनेटर रह रहा है तो कुछ इश्यू होगा, और वो सोच नहीं पाया। तो जैसे ही मैंने लिखा तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया, आई हैड टू डिसाइड, मुझे डिसाइड करना था कि मैं पहले साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू वाला पकड़ूं या कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू वाला पकड़ूं। मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू वाला को पहले प्रेफरेंस क्यों दिया, बिकॉज जो टर्म आगे मल्टीप्लाइड है उसके डिनोमिनेटर में कॉस अल्फा बाई टू है, तो उसके कारण क्या हुआ कि जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो एटलीस्ट एक टर्म मुझे दिख गया, कैसा, एक टर्म मुझे दिख गया, कॉस अल्फा कैंसिल हो कैंसिल रहा है। होने के कारण टू साइन, साइन अल्फा कॉस अल्फा, मतलब टू साइन कॉस वाला टर्म बन गया, और उसके आगे क्या था, माइनस टू साइन कॉस नाइस। था, समझ रहे हो, उसके आगे यस। माइनस टू साइन कॉस, तो मुझे ये चीज दिख गया कि ये कैंसिल हो रहा है। अब मान लो कि आपने इसके जगह पे, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि आपने इसके जगह पे लगा लिया था वो वाला साइन स्क्वायर वाला, उसको भी एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपने यहाँ पे लगाया था, क्या आपने लगाया, तो आपने इसको तो ब्रेक किया ही होगा, टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू को तो आपने साइन यस कॉस सर। में ब्रेक किया ही होगा। आप कह रहे हो कि आप यहाँ पे टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू -1 करते हैं। ठीक है, अब यहाँ मेरे को दिक्कत ये हो रही थी कि मुझे दिख रहा है, मेरे दिमाग में भी एक्चुअली पहले ये आया था जिसके कारण मैं एक्चुअली रुक गया था, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेट कर दिया एक्सप्रेशन को। अब यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट को ओपन करते हो तो आपको पहले क्या मिलेगा, टू साइन क्यूब अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा, और अगले वाले में क्या होगा, तो माइनस टेन अल्फा बाई टू आ जाएगा। अब मेरे को इस चीज को सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके ये वाला एक्सप्रेशन लाना था, जो मुझे लग रहा था कि यार मैं कोई कॉम्प्लिकेट तो नहीं कर रहा, तो दैट इज व्हाई आई वेंट फॉर द अदर वे अराउंड, बिकॉज वहां से ये जो टर्म का डिनोमिनेटर के कारण जो लोचा हुआ वो डिनोमिनेटर ही गायब हो गया। नोटिस कीजिए सेकंड टर्म तो tan अल्फा बाई टू उधर भी आ रहा था, बट ये आगे वाला टर्म मुझे दिख रहा है कि यार ये तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, तो इसीलिए यस। मैंने दूसरा ऑप्शन चूज किया। अगर दूसरे ऑप्शन में भी वैसा ही कुछ टर्म आता, मतलब इसी तरीके का कुछ टर्म आता, तो मैं वहां पे सिंप्लीफाई करता यार, फिर तो मेरे पास ऑप्शन था नहीं, फिर मैं उसको सिंप्लीफाई करके जबरदस्ती आंसर लेकर आ ही जाता। यस। क्लियर है, ये मेरा थॉट प्रोसेस रहता।
ओके डन, बढ़े आगे। यस सर। हाँ तो ये हो गया सॉल्व, 18 हो गया। चैट बॉक्स आफ्टर 18, दिव्यांशु ने 17 पूछा है। दिव्यांशु आई थिंक एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम होमवर्क में भी दिया था, ये वाला कहाँ गया स्लाइड। ये जो क्वेश्चन है दिव्यांशु और जो आपने पूछा है वो कहीं ना कहीं सेम है, राइट? ठीक है, तो चलो इसको मैं सॉल्व करता हूं। दिव्यांशु एक बार अनम्यूट करो खुद को, मैं जानना चाहता हूं इधर आपको दिक्कत क्या हुई है, जल्दी। यस सर। क्या दिक्कत हुई है इधर? ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आया था बताओ, कैलकुलेट किए हो? यस सर, ए स्क्वायर का वैल्यू, रुक गया सर एक सेकंड ये आया होगा सर, एक सेकंड। 1 आया होगा इधर, उसके बाद सर 1 फिर -2, a1 2 -2 फिर 4 और -4। 4 और -4, ठीक। और अगर आपने के ए देखोगे तो के का मतलब है ए में के मल्टीप्लाई किए हो, तो ये हो गया 3k, उसके बाद -2k, उसके बाद 4k, और इसके बाद -2k फिर से, और उसके बाद -2i का मतलब क्या हुआ, i तो दिया हुआ है, तो -2i मतलब 2 अंदर लेके जाओ, सारे एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे इक्वेशन अगर निकालोगे, ठीक है, कंपेयर करोगे, तो ये देखिए पहले तो राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई माइनस करना पड़ेगा आपको। तो राइट हैंड साइड को अगर हम माइनस करते हैं, क्या बनेगा, ये 3k -2, इधर क्या बनेगा -2k -0, इधर बनेगा 4k, और यहां बनेगा -2k -2। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, आई डोंट नो वेयर यू स्टक, कहां पे फंसे थे बताओ? सर क्योंकि हाँ बोलो। हम आर्यन सर, यहाँ पे हमको चारों का वैल्यू निकाल के देखना चाहिए ना, क्योंकि हो सकता है के का 2 वैल्यू आ जाए तो फिर नॉट पॉसिबल हो। एक्चुअली देखो, अगर हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वेरी लेस चांसेस आर देयर कि इस तरीके का कुछ सिनेरियो होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर आपको याद है तो एक्सरसाइज 3.1 में एक क्वेश्चन था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। यहाँ पे क्या है आर्यन, कि अगर आपने एक वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, मान लो a11 को कंपेयर किया, 3k -2 इज इक्वल टू 1 हुआ, तो 3k इज इक्वल टू 3 आया, वेरीफाई तो हमें जरूर करना चाहिए, लेकिन k इज इक्वल टू 1। अब आप जल्दी से अपने माइंड में ही k का वैल्यू 1 रखे तो देख ही सकते हो। अच्छा ये यस -2 हो सर। गया, इधर k का वैल्यू 1 रखे हो तो ये 4 × 1 4, चलो 4 है। यहाँ पे k का वैल्यू 1 रखे तो कितना हो रहा है? सर 1 ही आ रहा है हर जगह से। ठीक है, तो हर जगह से 1 ही आ रहा है, हर जगह से 1 मत निकालो हर्षित, आप इधर खाली k को पुट करके देखो ना कि वो बराबर हो रहा है कि नहीं, क्यों हम दिमाग लगाए इसके अलावा। या सर इक्वल नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, चलो दिव्यांशु ने कोई सिली मिस्टेक किया है यहाँ पे। सर वही पूछ रहे थे कि वेरीफाई एक बार कर लेना चाहिए ना। हाँ हाँ सही बात है। उसके बाद वेरीफाई तो जरूर कर लेना चाहिए, ठीक है, जरूर कर लेना चाहिए, स्पेशली जब आपने ऑलरेडी एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 9 में ये चीज देखा है। उसके बाद लोगों का था 19, 21, 22। ओके, अब देखो 19 वाला जो क्वेश्चन है, जो मैंने टॉपिक जब शुरू किया था मैट्रिसेस, तो कहीं ना कहीं मैंने इसी लॉजिक से आपको बताया था कि यार जो हमारा मैट्रिसेस चैप्टर है, इसमें जो हम एक मैट्रिक्स उठाते हैं, ये मैट्रिक्स एक्चुअली में कोई रैंडम नंबर्स का अरेंजमेंट नहीं होता है, ये एक्चुअली एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को दे रहा होता है। अब जैसे मैंने आपको उस टाइम पे एग्जांपल लिया था कि हो सकता है मैंने क्लास के स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हो, क्लास के स्टूडेंट्स के जो मार्क्स थे उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हो। अगर मान लो मैं सबके मैथ्स के मार्क्स लिखना चाहता था तो वो मैंने एक रो में लिखा, अगर मैं सबके मैथ्स और फिजिक्स के मार्क्स लिखना चाहता था वो मैंने 2 रोज में लिखे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 that must be invested in 2 different types of bonds,
30,000 रुपए है जो उसको 2 अलग अलग बॉन्ड में डिवाइड करने हैं। तो मैं ये मान सकता हूं कि पहला वाला जो बॉन्ड है उसमें उसने खर्च किए हैं x रुपीस, और दूसरा वाला जो बॉन्ड होगा उसमें उसने कितना खर्च किया है, उसमें उसने खर्च किया होगा 30,000 माइनस x रुपीस। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है तो कि फर्स्ट बॉन्ड जो है वो पे कर रहा है 5%, सेकेंड बॉन्ड पे कर रहा है 7%। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन determine how to divide 30,000 among the two types of funds if the total interest obtained if the trust fund must obtain an annual interest of 1800 rupees। ठीक है, सो नाउ लॉजिक देखो, क्वेश्चन कह दिया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए और आपको मिलना चाहिए इंटरेस्ट। यही है ना सबसे पहली चीज। अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लगाना चाहते हैं और हम निकालना क्या चाहते हैं, हम एनुअल टोटल इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं, इट मींस दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन से ही निकलेगा। अब आप देखो कि ये जो पहला जो चार्ज है, मान लो पहला वाला बॉन्ड कितना पे कर रहा है 5%, मैंने पहले वाले बॉन्ड को क्या माना हुआ है, फर्स्ट बॉन्ड के अमाउंट को माना है मैंने x, सेकेंड बॉन्ड के अमाउंट को कितना माना है, मैंने माना है y छोड़ो 30,000 माइनस x कर लो। तो हम जो 5% जो मेरे को मिलेगा, अब ये 5% क्या होगा, 5% x के ऊपर मिलेगा कि नहीं, 5% इंटरेस्ट पर ईयर ये क्या है, ये उसके ऊपर मिलेगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट, सेकेंड बॉन्ड 7% इंटरेस्ट पे कर रहा है, 7% इंटरेस्ट पे करेगा किसके ऊपर। अगर मैं पहला बॉन्ड का बात करूंगा, इस पहले दिस आइडिया शुड बी क्लियर कि पहला बॉन्ड में मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 5% ऑफ x, दूसरा बॉन्ड में मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 7% ऑफ 30,000 माइनस x। यस और नो गाइस, यस और नो बोलो, पहला में इतना मिलेगा कि नहीं। यस सर। नीलू नीलू क्वेश्चन तो आपने कोई डाउट भेजा नहीं, बताइए तो इसके आगे हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसके आगे सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने लोगों से डाउट पूछा, आपने एक भी डाउट नहीं भेजा, तो बताइए इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे। एंड योर आंसर शुड बी इंस्टेंट। What happened? Unmute yourself. अनम्यूट कीजिए। ओके, तो अब आप कह रहे हो कि वो सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, जब मैं डाउट्स पूछ रहा था लोगों के कि आप लोगों को कौन सा डाउट है, तब आपने अपना डाउट भेजा नहीं, राइट। अब जब मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा तो आप कह रहे हो कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था। क्या ये थोड़ा सा झूठापन नहीं लगता है guys? This is the first chapter and I am clearly seeing only 3-4 students are there जो कि घुमा फिरा रहे हैं चीजों को। आप अल्टीमेटली अपना लॉस कर रहे हो। ये सबसे आसान चैप्टर है, अगर आप इधर नहीं कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाए तो भगवान बचाएगा फिर आपको। ओके, तो मैं कह रहा था यहाँ पे गाइस कि 5% ऑफ x एंड 7% ऑफ दिस। अच्छा, ऑफ का मतलब क्या होता है दिव्यांशु? ऑफ एक्चुअली में क्या होता है मैथ्स में? मल्टीप्लीकेशन, राइट। यहाँ पे भी ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा। ये 5% और 7% क्या है? इंटरेस्ट है। तो एक तरीके से ये मेरा, एक जगह पे मैं इंटरेस्ट रेट लगा देता हूं और एक जगह पे मैं फंड अमाउंट लगा देता हूं। खुद से देखो कि फंड अमाउंट को जब इंटरेस्ट रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना इंटरेस्ट मिलेगा। फंड अमाउंट को इंटरेस्ट रेट के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना हमको इंटरेस्ट मिलेगा, टोटल इंटरेस्ट, राइट। तो अब आपको जब इसको कन्वर्ट करना था ना एक मैट्रिक्स फॉर्म में, तो पहले मुझे ये आइडियाज को लेकर चलना है
कि यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि यार दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लगाने, कौन सा मैट्रिक्स कहाँ लगा है, दिस शुड बी माय थॉट प्रोसेस। तो एक चीज मेरे दिमाग में क्लियर हो गई, दैट इज व्हाट, कि एक मैट्रिक्स होगा फंड अमाउंट के ऊपर और दूसरा मैट्रिक्स होगा किसके ऊपर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो एक एक्स हो गया और दूसरा 30,000 माइनस एक्स। ये मेरा पहला मैट्रिक्स का दो एलिमेंट है। पहला एलिमेंट कौन सा है, पहला फंड का, और दूसरा एलिमेंट क्या है, दूसरा फंड का अमाउंट। अब उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं इंटरेस्ट रेट बैठाना चाहता हूं, आप बताओ क्या मैं इधर ऐसे 5% और यहां पे 7% लिख सकता हूं? टेल मी यस और नो। यस सर। कौन यस बोला? हर्षित, हर चीज में यस बोलोगे? यस सर। देखो गलत किया मैंने, सर क्या मैंने सर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा? सर 5/100 होगा। 5% का मतलब 5/100, बट क्या ये मल्टीप्लिकेशन होगा फिर? नो सर, 5 ऊपर होगा 7 नीचे होगा। हाँ 5 ऊपर होगा 7 नीचे होगा ना, ये चीज देखना पड़ेगा आप सबको। बिकॉज अगर हम उसको लिखना चाहते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, तो मुझे ये भी तो मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा वहां पे। अगर मैं इतना नहीं मेक श्योर कर पाऊंगा कि वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं होगा, तो फिर मैं कैसे करूंगा बताओ? दैट इज समथिंग विच आई हैव टू मेक श्योर ना। तो 5% ऊपर जाएगा, 7% नीचे आएगा। इसमें लोगों को दिक्कत हो सकती है बिकॉज हमने कोई भी वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस नहीं किया हुआ है। तो ये सारे थॉट प्रोसेस आपको लगाकर ये करना था। ओके, और उसके बाद केस 1 में क्या हो जाएगा, केस 1 में यहाँ पे आपका टोटल इंटरेस्ट आएगा, एक बार यहाँ पे 1800 लिखोगे टोटल इंटरेस्ट और एक बार यहाँ पे 2000 लिखोगे। ठीक है, और इसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे। इसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के टाइम पे क्या होगा कि जब आप ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करोगे, जब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करोगे तो इक्वेशन विल बी समथिंग लाइक दिस, 5% of x, 5% of x plus 7% of 30,000 minus x is equal to 1800। यहां से एक बार आप x का वैल्यू निकालोगे और एक बार ये 1800 की जगह पे 2000 रख के यहां से वैल्यू निकालोगे। ओम, आ रही है बात समझ में यहाँ पे? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इक्वेशन को सॉल्व करके बड़ा आसानी से अब आप वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, हाँ हाँ अनिमेश लिख सकते हो। एक क्वेश्चन है, आप जैसे कि गाइस सबको ध्यान से सुन लो, ये मैट्रिक्स मैंने 1 into 2 का लिखा है और ये वाला मैट्रिक्स 2 into 1 का लिखा है। ठीक है, अच्छा अनिमेश नहीं लिख सकते क्योंकि अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करते हो, अगर आपने ऐसा किया, फर्स्ट मैट्रिक्स को आपने 2x1 का किया और दूसरे मैट्रिक्स को आपने 1x2 का किया, ठीक है, तो आपको जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर कितना होगा, वो तो ये वैल्यू और ये वैल्यू पे डिपेंड करेगा, राइट? तो ये कुछ आपका 2x2 का मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास इंटरेस्ट है वो तो एक ही एलिमेंट है, इंटरेस्ट कहने के लिए तो 1x1 में है। तो मेरे को ये भी मेक श्योर करना है कि वो चीज उस हिसाब से लग रही हो। ठीक है, वो चीज उस हिसाब से लग रही हो। क्लियर है क्या? ठीक है, जैसे कि अगर हम पिछले वाले की बात करें, पिछले वाले में अगर हम x को यहां लिख देते हैं और नीचे हम लिखते हैं 30,000 माइनस एक्स, फिर इधर लिख देते हैं हम 5% और 7%, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका जो रिजल्ट होगा ये होगा कुछ, ऊपर आएगा 12% ऑफ x और नीचे आएगा 12% ऑफ 30,000 माइनस एक्स। कैसे कंपेयर करोगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो गाइस इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा सबको कि राइट हैंड साइड में क्योंकि 1800 था, 1800 इज अ सिंगल एलिमेंट, इट मींस मेरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके भी 1x1 आना चाहिए, वहां से एक ही एलिमेंट आएगा। ठीक है,
इसी में टाइम निकल रहा है। नेक्स्ट इज 21। ओके, और क्या था चैट में देख रहा हूं, अगर कुछ, अब अगला 21 22 दिख रहा है, ठीक है। 21 22 the restriction of nk and p so that py plus wy is defined. py plus wy, अच्छा यहाँ पे कहने के लिए ये तो कर ही सकते हैं, y को कॉमन ले लेंगे तो p प्लस w ब्रैकेट में और y बाहर, ठीक है अनिमेश। फिर p का ऑर्डर लिखोगे तो p का ऑर्डर क्या है, स्मॉल p इंटू स्मॉल k। w का ऑर्डर क्या है, वो है n इंटू 3। और y का ऑर्डर क्या है, तो y का ऑर्डर है 3 इंटू के। y का ऑर्डर है 3 इंटू के, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए निमेश के अंदर में अगर हम ऐड करना चाहते हैं, ऐड करना चाहोगे तो सबसे पहला आपको क्या फील आना चाहिए कि ऑर्डर हैज टू बी सेम ना। इट मींस p शुड बी इक्वल टू n एंड k शुड बी इक्वल टू 3। p शुड बी इक्वल टू n एंड k शुड बी इक्वल टू 3, पहली चीज। अच्छा, अब जब अंदर मल्टीप्लाई कर लिए हो तो अंदर मान लो कि x मैट्रिक्स बना है, वो x मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, n क्रॉस 3 कह सकते हैं। सर 2 क्रॉस n भी शायद क्या कह रहे हो, 2 क्रॉस n। नहीं समझा मैं, फिर से बोलो। 2 py, so this and this, एक तो आवाज नहीं आ रही है पता नहीं क्यों। एक बार मुझे जल्दी से कोई भी अनम्यूट करके वो मैट्रिसेस का ऑर्डर बताइएगा, तो वहां पे एक्चुअली जगह कम पड़ रही है। मैट्रिसेस का ऑर्डर बताइएगा जल्दी से। 2 into n, इंटू एन, ये कौन सा मैट्रिक्स है? रुक जाइए सर, वो गलत हो सारे बता दो ना, 20 क्वेश्चन का जो पहला लाइन है वो बता दो। 21 ना बताना है, py plus wy। वो तो हो गया, चलो क्वेश्चन मुझे याद है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। मैं कह रहा हूँ कि इसमें सबके ऑर्डर बताओ। पी के ऑर्डर, पी का ऑर्डर क्या है? x is equal to 2 into n। सर p का ऑर्डर है p into k। पी इंटू के, स्मॉल पी इंटू स्मॉल के। वाई का 3 into k। तो यहाँ पे भी ये 3 इंटू के हो जाएगा। और डब्ल्यू का n into 3। n इंटू 3, ठीक है। अच्छा, सो अब अगर यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें देखें तो ये मल्टीप्लीकेशन का, ये मल्टीप्लीकेशन तो होगी, और इसका ऑर्डर क्या होगा? अनिमेश जल्दी से अनम्यूट करो, बताओ। खाली अगर डब्ल्यू वाई का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? सर n इंटू के होगा क्या? n के हो जाएगा। हाँ, n इंटू के हो जाएगा। और सिमिलरली अगर हम वहां पे करते हैं, यहाँ पे अगर करें, एक चीज बताओ कि ये डिफाइन होने के लिए हमारे पास सबसे पहला कंडीशन क्या होगा कि k का वैल्यू
3 के बराबर हो, यस p सर। का वैल्यू n के पहला बराबर। राइट, पहला कंडीशन तो यही होगा कि ये डिफाइन होने के लिए k का वैल्यू 3 के बराबर होना चाहिए, और अगर यहाँ पे इसको 3 कर दिए तो ये भी कितना हो गया, ये भी 3 हो गया। तो इसका ऑर्डर बता सकते हो कितना होगा? इसका ऑर्डर अगर ऐसे देखेंगे तो वो p इंटू के होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमको k का वैल्यू 3 पता चल चुका है, क्योंकि हमको k का वैल्यू 3 पता चल चुका है, तो ये p क्रॉस 3 हो जाएगा। ठीक है निमेश, तो ये p क्रॉस Yes, sir. 3 का पहला और ये n क्रॉस k का दूसरा। अब एडिशन कर रहे हैं, अगर ये पूरा एक्सप्रेशन को हम डिफाइन चाहते हैं तो ये छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन होने चाहिए थे, और इसके बाद ये ओवरऑल एडिशन भी डिफाइन होना चाहिए था। तो अगर ओवरऑल एडिशन भी हम डिफाइन चाहते हैं, इट मींस p क्रॉस 3 और n क्रॉस k ये कहीं ना कहीं सेम होने चाहिए थे। तो यहां से हमको पता चल जाएगा कि p हैज टू बी इक्वल टू n, और k का वैल्यू तो हम 3 निकाल ही चुके हैं। p हैज टू बी इक्वल टू n और k का वैल्यू हम 3 निकाल चुके हैं, तो ये कंडीशन होगा। ओके, तो हमने क्या किया, हमने k का वैल्यू तो py से निकाल लिया, py के मल्टीप्लिकेशन से हमने k का वैल्यू 3 निकाल लिया, और पूरा ये एक्सप्रेशन डिफाइन होने के लिए p हैज टू बी इक्वल टू n। अब हमको ना ही p निकलेगा ना ही n निकलेगा, बट दोनों का जो भी वैल्यू रखोगे वो वैल्यू हमेशा सेम होना चाहिए। अब वैल्यू चाहे 10 हो चाहे 12 हो, मैटर नहीं करेगा, इट हैज टू बी सेम। ओके, तो है ऑप्शन में है। ऑप्शन में है, ठीक Yes, है। Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका हो गया। सिमिलरली सेकंड वाले में कह रहा है इफ n इज इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5k, तो वो तो 7 मैटर ही नहीं करता, x माइनस z का ऑर्डर पूछ रहा है। अगर x की बात करें तो x का ऑर्डर है 2 इंटू n, x का ऑर्डर है 2 इंटू n, और z का ऑर्डर है 2 इंटू p। ठीक है, z का ऑर्डर है 2 इंटू p। अब गाइस क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन में भी हम, हमारे पास कंडीशन क्या रहता है सब्ट्रैक्शन में कि देयर ऑर्डर शुड बी सेम, तो यहाँ पे 2 इंटू n और 2 इंटू p सेम होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया कि n का वैल्यू p के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिजल्ट होगा, इस रिजल्ट का ऑर्डर 2 इंटू n भी हो सकता है कहने के लिए, या फिर 2 इंटू p भी हो सकता है, क्योंकि n और p का वैल्यू सेम है। अब मान के चलो अगर n और p का वैल्यू 3 है तो वो भी ऊपर भी 2 इंटू 3 लिखा हुआ है और नीचे भी 2 इंटू 3 लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से Sir, B है। B will be my answer. Okay, B will be my answer. Is this clear, Animesh? क्लियर। Okay, तो जल्दी से अब अपन आगे वाले पार्ट पे चलते हैं। ओके, ये सेम क्वेश्चन ये आपके एनसीईआरटी जैसा ही है। यस दिव्यांशु, आज की क्लास तो डीएसएल जैसी निकल गई, बट मैं कुछ प्लान करूंगा। केमिस्ट्री की क्लास तो आपकी कैंसिल है ना कल की, देखता हूँ थोड़ा उसको यूज करूंगा। ओके, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ये एक्चुअली कहीं ना कहीं कंप्लीटली हम अगले एक्सरसाइज पे जाएंगे। बड़ा आसान है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं। तो आपका जो रो 1 होगा वो कॉलम 1 बन जाएगा, जो आपका रो 2 होगा वो कॉलम 2 बन जाएगा। देखो लाइन लिखा हुआ है, गिवन अ मैट्रिक्स A, the matrix obtained from A by changing its rows into columns and columns into rows। रो को कॉलम में इंटरचेंज किए, कॉलम को रो में इंटरचेंज किए, क्या होगा कि इसको बोला जाएगा ट्रांसपोज। तो बेसिकली मान लो ये मेरा रो 1 था, ये रो 1 यहाँ पे हो गया, ठीक है, और ये रो 2 था, इसको यहाँ पे लिख दिया, राइट। रो 1 जो था वो अब इधर आ गया, ये जो यहाँ पे रो 2 था वो अब इधर आ गया। तो सिंपल सा रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, तो जो नया मैट्रिक्स निकल कर आएगा दैट मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्योंकि हम रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर रहे हैं, सो देयर विल बी सर्टेन चेंजेस। चेंजेस क्या होंगे कि अगर ए मैट्रिक्स था m क्रॉस n का, तो उसका ट्रांसपोज का ऑर्डर n क्रॉस m होगा। अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n, तो उसका ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा n क्रॉस m। अब ये ट्रांसपोज में गाइस ऊपर में रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ऊपर में एक छोटा सा डैश दे देते हैं, वो सिंगल इन्वर्टेड कोमा भी कह सकते हो, या फिर ए के ऊपर छोटा सा टी लिख देते हैं। ये दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों का मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए होगा। ओके, जैसे यहां देख सकते हो कि दिस ऑर्डर इज 2 into 1 एंड दिस ऑर्डर बिकेम, sorry not 2 into 1 यार, this is 2 into 4 and this became 4 into 2।
ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इंटरचेंज हो जाते हैं। इज दिस क्लियर? ये डेफिनेशन था। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो हमको ऐसे ही पता होनी चाहिए। सबसे पहला, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। आपने जब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया है तो आपको फाइनली ए मिल जाएगा। और इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से एक 2x2 का मैट्रिक्स लेता हूं। दिस इज माय ए मैट्रिक्स। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो मुझे अब क्या मिलेगा? आई विल गेट, ये जो पहला रो है ए बी वो अब पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो जो है सी डी वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसका दोबारा ट्रांसपोज लेता हूं तो क्या होने वाला है? अब इसका जो पहला रो है वो मेरा पहला कॉलम बनेगा, तो पहला रो में ए सी लिखा हुआ है वो मेरा पहला कॉलम हो गया, और यहाँ पे मेरा दूसरा रो है बी डी वो मेरा दूसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल गेट ए मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, जो कि लास्ट में ए ही आया। नेक्स्ट, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। अगर आप दो मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हो और उसका ट्रांसपोज लिया जा रहा है तो उस केस में आप ए के ऊपर भी ट्रांसपोज, आप चाहो तो पहले ए का ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लो, बी का ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लो और फिर उसको ऐड कर सकते हो, प्रोवाइडेड ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। इसका मतलब है कि ए और बी एडिशन होने चाहिए, मतलब उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तीसरा, कि अगर एक मैट्रिक्स एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाइड है और फिर आप उसका ट्रांसपोज ले रहे हो, तो इन दैट केस आप चाहो तो के को बाहर निकाल सकते हो, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो, पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लगा लो और फिर के को मल्टीप्लाई करो। ये वाला पार्ट कह रहा है कि पहले आपने कांस्टेंट को बाहर निकाला हुआ है, ए का ट्रांसपोज लिया हुआ है। आप ये भी फंडा लगा सकते हो कि ए जो है इस पर ट्रांसपोज लग गया और एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट होगा 5 का कोई ट्रांसपोज नहीं होने वाला, 5 का वहां पे ट्रांसपोज नहीं होने वाला। ठीक है सर 5 को उल्टा लिख देंगे। नहीं, 1/5 नहीं लिखोगे, वही तो मैं कहना चाहता था। ठीक है, चौथा पार्ट, ए बी का होल ट्रांसपोज। अगर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाइड है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला है इसमें से, अगर ए बी का हम ट्रांसपोज कर रहे हैं ठीक है, तो ए बी ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है वहां पे, दैट विल बी इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। ध्यान से देखिए, मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर चेंज हो गया, ऑर्डर या प्री मल्टीप्लाई एंड पोस्ट मल्टीप्लाई ऑर्डर चेंज, प्री मल्टीप्लायर एंड पोस्ट मल्टीप्लायर का ऑर्डर चेंज हो गया। ठीक है ना, नोटिस करो, प्री मल्टीप्लायर एंड पोस्ट मल्टीप्लायर का ऑर्डर चेंज हो गया है। और ये जो नीचे जो पार्ट लिखा हुआ है आप इसको इग्नोर कर सकते हो, दिस इज नॉट फॉर बोर्ड्स। बोर्ड्स में ज्यादा से ज्यादा आपको 2 या वर्स के सिनेरियो में 3, इससे आगे वो नहीं जाता है। तो अगर ए बी का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, और अगर एक स्टेप आगे गया बोर्ड तो 3 तक जाता है, उससे ऊपर नहीं। अब एबीसी का ट्रांसपोज में क्या होगा कि जो वो मल्टीप्लिकेशन में जो सबसे लास्ट में लिखा गया होगा वो सबसे पहले आ जाएगा, फिर जो सेकंड लास्ट में लिखा होगा वो सेकंड में आ जाएगा, और जो लास्ट में एकदम लिखा हुआ रहता है, जो फर्स्ट में लिखा हुआ रहता है वो एकदम लास्ट में चला जाता है। ठीक है, सो दिस इज आवर पॉइंट नंबर 4। एंड लास्टली पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 को एज ऑफ नाउ इग्नोर कीजिए, रीजन बीइंग वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो अभी इसको इग्नोर कीजिए, वी कैन गेट बैक टू दिस लेटर। तो वी हैव सिंपल प्रॉपर्टीज गाइस। पहला प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विल गिव यू ए प्लस बी का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, के इनटू ए। अगर एक मैट्रिक्स एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाइड है और पूरे का ट्रांसपोज लिया जा रहा है तो उस केस में आप पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लीजिए और उसके बाद स्केलर मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको सेम मिलेगा। एंड चौथा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आते हैं कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर। अब देखो, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अगर आप नोटिस करोगे तो हमने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था, सेकेंड क्लास में हमने कहीं ना कहीं बस इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स देखी थी, और नहीं, सेकेंड क्लास में हमने कोई टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं देखा था। अब ये जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं ट्रांसपोज के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसीलिए हमने इसको पहले नहीं देखा था। ये ट्रांसपोज के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। जैसे सबसे पहला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक वर्ड से आपको जनरली क्या समझ में आता है कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट सेम होगा। इस केस में क्या होता है, इस केस में a matrix is said to be symmetric if A transpose is equal to A।
मतलब अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो और उसके बाद भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स में चेंज नहीं आया, दैट काइंड ऑफ अ सिनेरियो इज कॉल्ड एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल के तौर पे लेट्स से आई टेक 1 2 2 1, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसका ट्रांसपोज करते भी हो, आप यहाँ पे इसका ट्रांसपोज करोगे तो रो 1 है उसको कॉलम 1 बनाओगे, ये जो रो 1 दिख रहा है इसको कॉलम 1 बनाओगे, और जो रो 2 दिख रहा है उसको कॉलम 2 बनाओगे। तो नोटिस कर सकते हो कि हियर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, और जब एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर ही होता है उस केस में हम बोलते हैं कि भाई वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब इसके कुछ छोटे मोटे कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है कि सबसे पहला, इट हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज A is a square matrix and Aij is equal to Aj। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है which is Aij is equal to Aj। अब यहाँ पे आप Ij का कोई भी वैल्यू रख सकते हो। जैसे ऊपर अगर देखोगे तो मेरा A12 should be equal to A21, मतलब A12 वाला एलिमेंट अगर A21 के बराबर नहीं होगा तब वो सिमेट्रिक प्रूफ नहीं होगा। जैसे अगर हम A12 देखें तो ये मेरा A12 था, दिस इज माई A12 और दिस इज माई A21, ठीक है ना। तो ये तभी इक्वल हो सकता है, ये तभी सिमेट्रिक हो सकता है जब इस तरीके के एलिमेंट सेम हो। अगर हम 3x3 का मैट्रिक्स लेते हैं, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक 3x3 का मैट्रिक्स लेता हूं और मैं अभी फिलहाल जल्दी जल्दी एलिमेंट्स लिख रहा हूं ABC DEF GHI, ठीक है। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा, ये मान लो मेरा ए मैट्रिक्स है, अगर आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो कोई बता सकता है अनम्यूट करके क्या होगा यहाँ पे? एनीवन? पहला कॉलम का एलिमेंट्स बताओ, पहला कॉलम का एलिमेंट्स। सर ABC ABC उसके बाद DEF DEF एंड लास्ट में GHI, ठीक। सो अब इधर अगर आप देखोगे तो अगर मैं चाहता हूं कि दोनों मैट्रिसेस सेम हो तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ A है तो यहाँ भी A है, यहाँ E है तो यहाँ भी E है, और यहाँ I है तो यहाँ भी I है। तो इधर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मैंने कंडीशन क्या बताया था कि अगर वो सिमेट्रिक होगा तो Aij शुड बी इक्वल टू Aji, Aij शुड बी इक्वल टू Aji। अब गाइस क्योंकि ये 3x3 का मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है कि I और J दोनों की वैल्यू हम कहां से कहां तक रख सकते हैं? हम रख सकते हैं 1 से लेके 3 तक, क्योंकि 3x3 का मैट्रिक्स है तो I और J का वैल्यू हम मैक्सिमम 3 तक रख सकते हैं। अब सिंपल सी बेसिक चीजें यहां पे देख लेते, अगर आपने I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 2 रखा तो A12 बनेगा, इसका मतलब A12 शुड बी इक्वल टू A21। अगर हम I का वैल्यू 1 रखते हैं और J का वैल्यू 3 रखते हैं तो इसका मतलब A13 इज इक्वल टू A31 होना चाहिए। उसके बाद अगर हम I का वैल्यू अब 2 रखते हैं, J को 1 रखते हैं तो ये तो A21 वाला ही चीज आ जाएगा। तो ये तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, मैटर नहीं करेगा। A23 इज इक्वल टू A32, A23 इज इक्वल टू A32। तो कहने के लिए ये 3 केसेस को हमको ध्यान रखना होगा, या ये 3 केसेस एक तरीके से एक 3x3 मैट्रिक्स में काम करने चाहिए। एक बार ऊपर देख लो तो ऐसे नॉर्मली देखो, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये अगर सेम चाहते तो ये B की जगह पे इधर D आ गया, तो हमको B और D को सेम करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ B को देखोगे सो इट्स पोजीशन इज A12 और यहाँ D को देखोगे सो इट्स पोजीशन इज A21। क्या नीचे ये चीज आई थी क्या? नीचे देख सकते हो ये चीज यहाँ पे फिट बैठ रहा था प्रॉपर्टी। फिर देखो अगर आप A मैट्रिक्स और A ट्रांसपोज को बराबर चाहते हो तो दिस C शुड बी इक्वल टू दिस G। अगर हम दोनों मैट्रिक्स को इक्वल चाहते हैं तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करोगे ना। तो पहला रो में A तो सही जो जगह पे था, फिर उधर B था तो इधर D आया है, तो वो दोनों को सेम होना पड़ेगा। अभी मैंने अलग अलग सिंबल्स लिए हैं आपको समझाने के लिए, बट एक्चुअली में अगर ये सिमेट्रिक होगा तो B और D की वैल्यू सेम होनी चाहिए। फिर यहाँ पे मैंने C लिया है, यहाँ पे G लिया है, तो
अगर ये मैट्रिक्स को इक्वल होना है तो C का वैल्यू और G का वैल्यू हैज टू बी सेम। अगर हम C का पोजीशन की बात करें तो दिस इज A13, और अगर आप यहाँ पे G की बात करोगे तो दिस इज A31। एक A13 है, दूसरा A31 है। देखो तो नीचे कंडीशन में आया था क्या, Aij इज इक्वल टू Abi को फॉलो कर रहा है ये? बिल्कुल कर रहा है। दिख रहा है आप सबको यहाँ पे A13 इज इक्वल टू A31 होना चाहिए। ठीक है, और बाकी कंपेयर कर लेते हैं। तो कौन सा बच गया अभी, खाली ये F वाला बच गया। तो यहाँ पे दिस F शुड बी इक्वल टू दिस H। अब आप ओरिजिनल मैट्रिक्स पे आ जाओ, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स में F का पोजीशन है A23। दिस इज बेसिकली दैट सेकंड रो का थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट। और इसी के अंदर अगर हम H को देखेंगे तो ये H का क्या है फिलहाल, दिस इज A32। तो ये दोनों को सेम होना पड़ेगा एंड दिस कंडीशन इज अगेन गेटिंग सेटिस्फाइड हियर। तो आप समझ सकते हो कि ये जो लाइन है Aij इज इक्वल टू Abi, this will actually tell you whether a matrix is symmetric or not. This will actually tell you that a matrix is symmetric or not. ठीक है। So finally अगर हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखते हैं, दोबारा से मैं उसको लिखता हूं A B C D E F and G H I। अगर हम इसको सिमेट्रिक करना चाहते हैं, अगर हम इसको सिमेट्रिक करना चाहते हैं तो दिस हैज टू बी इक्वल, दिस हैज टू बी इक्वल। उसके बाद इसको थोड़ा टाइम के लिए इग्नोर कर दो, इसको मैं काट दे रहा हूं। G और C को इक्वल होना पड़ेगा एंड H और F को इक्वल होना पड़ेगा। तो ये ऑर्डर भी आप इजीली पहचान सकते हो। अब और इसको अगर थोड़ा सा मान लो और ब्रेक करना चाहते हो और अपने माइंड में क्लैरिटी लाना चाहते हो तो एक और तरीका है पहचानने का, दैट इज मैं चाहता हूं कि लोग के सामने जब मैट्रिक्स आए ना तो देखकर आप पहचान जाओ कि ये सिमेट्रिक होगा या नहीं। उसका कंडीशन क्या दे रहा हूं, ये डायगोनल है ना, ये डायगोनल एलिमेंट्स जो है इसको इसके दोनों साइड में देखो, डायगोनल एलिमेंट्स के दोनों साइड में देखो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करना। डायगोनल एलिमेंट्स के दोनों साइड में देखो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करना, टेढ़ा वाला। तो ये इसके साथ आएगा, इट हैज टू बी सेम। ये इसके साथ आएगा, इट हैज टू बी सेम। ये इसके साथ आएगा, इट हैज टू बी सेम। ओके, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ देना, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर डायगोनल एलिमेंट के जो लेफ्ट में और जो राइट में एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इट हैज टू बी करेस्पॉन्डिंगली सेम। तो मैं अगर एक एग्जांपल लिखता हूं तो आप बताना कि वो सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। Will this be a symmetric matrix? Will this be a symmetric matrix? सर होगा सिमेट्रिक। होगा सिमेट्रिक। कैसे पहचाने हो बताओ? सर डायगोनल को छोड़कर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सर सारा सेम है। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नहीं बोलोगे यहाँ पे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम दो मैट्रिसेस के केस में यूज करते हैं। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि अगर यहाँ 2 था तो इसके डायगोनल में, डायगोनल के दूसरे साइड में भी 2 दिख रहा है। यहाँ 3 है तो डायगोनल के दूसरे साइड में भी 3 दिख रहा है। यहाँ 6 है तो डायगोनल के दूसरे साइड में भी उधर इस तरीके से हमको 6 दिख रहा है। तो इस तरीके से आप इजीली पहचान सकते हो कि वो सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। आपको एक्चुअली में ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब बोर्ड्स का क्वेश्चन होगा तो उधर तो हमको लिखना पड़ेगा, हमको लिख के दिखाना पड़ेगा, बट उससे पहले हमको क्वेश्चन देख के पता तो चलना चाहिए कि वो ट्रांसपोज है या नहीं है। ओके, तो बहुत तरीके, मतलब खुद ही एक बार दो बार देखोगे तो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि वो सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक वो सिमेट्रिक था, तो सिमेट्रिक में हमने देखा था कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके बराबर होना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, अगर आपने ट्रांसपोज किया और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स का नेगेटिव आ गया, व्हेन अ मैट्रिक्स इक्वल्स द नेगेटिव ऑफ इट्स ट्रांसपोज, तो जब आपने ट्रांसपोज किया और वो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर हो गया, आप चाहे ऐसे बोल लो या फिर A इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज बोल लो।
A इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज बोलो, दोनों ही केस सेम है। तो इस तरीके के सिनेरियो को बोला जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसका कंडीशन अगर एआईजे के हिसाब से देखोगे गाइस, तो एआईजे के हिसाब से सिमेट्रिक वाले में क्या था, तो सिमेट्रिक वाले में एआईजे इज इक्वल टू एजेआई बोलते थे। ये बोलते थे कहां पे, ये सिमेट्रिक में चलता था। स्क्यू सिमेट्रिक में बस देखो कितना अंतर है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या हुआ, एआईजे इज इक्वल टू माइनस ऑफ एजेआई हो गया, माइनस ऑफ एजेआई हो गया। ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक का फंडा है। तो अभी जैसे कि मैं आपको डायगोनल के दूसरे साइड में एलिमेंट दिखा रहा था, तो सेम चाहिए था ना, यहाँ पे एक का माइनस होना चाहिए। अगर ऊपर 3 दिख रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं इस एग्जाम्पल को लेता हूं लास्ट वाला, तो यहाँ पे आपने देखा था कि इधर 2 लिखा है तो इधर भी 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 है तो इधर भी 3 है, इधर 6 है तो इधर भी 6 है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर इधर 2 लिखा हुआ है तो इधर -2 होना चाहिए, इधर 3 लिखा हुआ है तो इधर 3 लिखा हुआ है तो इधर -3 होना चाहिए, कहीं पे भी मतलब एक जगह पे माइनस होना चाहिए। अगर ऊपर 6 लिखा हुआ है तो इधर -6 होना चाहिए, ताकि उसका नेगेटिव एलिमेंट हमको दिखे। और दूसरी चीज, डायगोनल के ऊपर भी कंडीशन होता है, देखो इन पर्टिकुलर ai जब हम i और j का वैल्यू सेम कर देंगे, i और j का वैल्यू सेम कर देंगे, तो हमको क्या दिखेगा, ai इज इक्वल टू माइनस ऑफ aii। i और j दोनों का जगह पे i रखो ना, तो aii इज इक्वल टू माइनस aii होगा। फिर इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ aii इज इक्वल टू 0। फिर 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, aii इज इक्वल टू 0 aii। अब हम i का वैल्यू 1 रखेंगे तो a11 इज इक्वल टू 0 निकल जाएगा, i का वैल्यू 2 रखोगे तो a22 का वैल्यू 0 निकल जाएगा, i का वैल्यू 3 रखोगे तो a33 का वैल्यू 0 निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास डायगोनल a11 a22 a33 ये सब क्या है, ये सब डायगोनल एलिमेंट्स है। तो उसी का एक यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि डज इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने पड़ेंगे। ऐसा तरीके का कोई भी कंडीशन सिमेट्रिक में नहीं था। तो स्क्यू सिमेट्रिक में आपको खुद ब खुद जब आप देखोगे कोई भी एग्जांपल स्क्यू सिमेट्रिक का, तो यू रियलाइज कि वहां पे वो हमेशा डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक में स्क्वायर होना चाहिए और उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। इधर क्या होगा, स्क्वायर होना चाहिए लेकिन अब उसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के बराबर होगा, ए ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के बराबर होगा। तो यहां पे जब आप ऑब्जर्व करोगे कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसका डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होता है। और उसका छोटा सा प्रूफ यहां पे दिया हुआ है, ये छोटा सा प्रूफ है कि हमें पता है कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ aji होता है। एंड वहां पे अगर हम i और j के जगह पे i ही रख दे, तो बेसिकली हमें मिलेगा aii इज इक्वल टू माइनस ऑफ aii। और वहां से आपको यू विल गेट दिस। एक्चुअली क्लास खत्म हो गई है तो मैं थोड़ा सा भगा रहा हूँ। आई लैंड हियर। अनिमेश है, सारा एलिमेंट 0 हो जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे? बिल्कुल बोलोगे, बिल्कुल बोलोगे अनिमेश। सारे एलिमेंट 0 है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलोगे, स्क्वायर होना चाहिए बस। ओके, तो गाइस दिस इज द लास्ट थिंग। 2 मिनट 3 मिनट के लिए ध्यान से सुनो एंड वी विल एंड इट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहला नोट कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, ये तो हमने ऑलरेडी अभी देखा। दूसरा नोट, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है मेरे पास A, तो A प्लस A ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा, A प्लस A ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा, एंड A माइनस A ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसका मैं छोटा सा प्रूफ यहां पे लिख रहा हूं। नोट 2 क्या कह रहा है, A प्लस, मुझे प्रूफ करना है, मान लो प्रूफ A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब आप कैसे प्रूफ करोगे इस तरीके के एक्सप्रेशंस को कि वो सिमेट्रिक होगा? सो लुक एट द सॉल्यूशन। सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है? सिमेट्रिक का कंडीशन होता है कि अगर एक मैट्रिक्स है X, तो X शुड बी इक्वल टू X ट्रांसपोज। तो अगर मुझे A प्लस A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक दिखाना है,
तो मुझे इसका ट्रांसपोज लेके देखना पड़ेगा कि क्या आ रहा है। तो अगर मैं a प्लस ए ट्रांसपोज के ऊपर एक ट्रांसपोज लगाऊं और फिर एक बार हम प्रॉपर्टी लगाए, कौन सी प्रॉपर्टी लगाए? ये वाली प्रॉपर्टी, a प्लस बी ट्रांसपोज क्या होता है? a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सो इफ आई यूज दिस प्रॉपर्टी ओवर हियर, तो दोनों के ऊपर ट्रांसपोज आ जाएगा, राइट? दोनों के ऊपर ट्रांसपोज आ जाएगा, तो यहां भी ट्रांसपोज आएगा और उसके बाद इसके ट्रांसपोज के ऊपर भी ट्रांसपोज आ जाएगा। तो फाइनली दिस विल बी a ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? प्रॉपर्टी में देखे थे, ये आ गया। तो ये ओरिजिनल, ठीक है। अब आप ये देख सकते हो कि फाइनली इट्स लाइक x इज इक्वल टू x ट्रांसपोज का फॉर्म बन रहा है। तो ये सिमेट्रिक प्रूव हो गया, ठीक है, ये सिमेट्रिक प्रूव हो गया। एंड लास्टली, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हो एज अ सम ऑफ टू स्क्वायर मैट्रिसेस। इट्स लाइक इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, आपके पास कभी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स आया हुआ है, आप उसको B प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे B भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, C भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और B क्या होगा? B विल बी इक्वल टू दिस एंड C विल बी इक्वल टू दिस। आई विल एंड द सेशन हियर। मेरे को लग रहा है मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं यहाँ पे। डोंट वरी, मैं इसी स्लाइड से कंटिन्यू करूंगा, इन चीजों को फिर से एक्सप्लेन करूंगा। मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, आज एक्चुअली DSS में थोड़ा ज्यादा टाइम निकल गया। आप क्या करो, आप 3.2 के बाद ये जो टॉपिक दिख रही है ना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसको एक बार अच्छे से रीड करना, ताकि जो मेरी अगली क्लास होगी उसका स्टार्टिंग पार्ट में अच्छे से जल्दी थोड़ा निकाल पाऊंगा और आपको समझ में भी आएगा। यहाँ कुछ ज्यादा नहीं है। ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, इसी के ऊपर आपको ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज मिलने वाला है, ठीक है। तो 3.3 एक्चुअली एन इजी एक्सरसाइज। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप ये एक बार इसको अगर रीड कर लोगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। स्टिल हम यहां से कंटिन्यू करेंगे और इसी के साथ 3.3 खत्म भी हो जाएगा अगर आप ट्राई करोगे तो। ओके रिवांश मैं बता दूंगा, कल मैथ्स की क्लास होगी या नहीं होगी मैं बता दूंगा। आई वांट कि एटलीस्ट इस वीकेंड के लिए आपको 3.3 एक तरीके से मिल जाए। तो हो सकता है कि कल मैं छोटा सा आधा घंटा 1 घंटे का क्लास रखूं। ओके तो थैंक यू एवरीवन, मैं यहीं पे एंड करता हूं। नाश्ता वास्ता करो और फिर आपका फिजिक्स का क्लास है, राइट? आर्यन, नीलम सर इज रिकवरिंग, अभी भी तबीयत पूरी ठीक नहीं हुई है। होपफुली इन अ फ्यू मोर डेज ही विल बी फाइन। बेटर है सिचुएशन पहले से, तो ठीक है। चलो फिर रखता हूं मैं यहाँ पे।